कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल बताया जाएगा। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है जो कि आपका चल रहा था अब तक कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा का। अब हम आज सोच रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में बता दें। तो ध्यान दें, सभी छात्र अपनी अपनी किताब भी ले लें। और इसका पहला क्वेश्चन यह है कि ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक या तो जूल होता है, या हम तो यही कहेंगे कि ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक जूल तो होता ही है, और अन्य पद्धतियों में दिया जाए तो वो बात अलग की है। लेकिन देखते हैं आपके यहाँ विकल्प क्या है। पहला विकल्प न्यूटन है, वो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें आपके लिए न्यूटन तो हम जानते हैं बल का है मात्रक। अच्छा, दूसरा है न्यूटन मीटर, इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन तीसरा भी नहीं हो सकता, जूल प्रति सेकंड दिया, ये तो हमारे लिए शक्ति का मात्रक है। जूल प्रति मीटर वो भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि वो तो स्पेशल जूल ही होता है। तो अब इसका मतलब बी नंबर ही सही है। कौन सा नंबर, यानी बी नंबर। तो पहले में कौन सा सही निकला, बी नंबर, जिसका मान है, जिसका लिखा हुआ मान है न्यूटन मीटर। अब आप दूसरे प्रश्न में चलें। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 किलोग्राम भार तुल्य है। 1 किलोग्राम भार तुल्य है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है। 1 किलोग्राम भार जैसे लिखा है, यानी भार बराबर, यानी भार दिया है 1 किलोग्राम भार, यानी कितना, 1 किलोग्राम भार। अगर हम इसमें भार शब्द हटाना चाहते हैं और न्यूटन में लाना चाहते हैं तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 9.8 का। तो ये हमारा आंसर, यानी अब ये बल F बराबर कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। तो कहीं भी दिया हो किलोग्राम भार में न्यूटन में बदलवाना हो तो 9.8 का गुणा करा दे। तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है, पहला ही ठीक है। चलिए तीसरे नंबर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है कार्य की दिशा तो होती नहीं क्योंकि कार्य अदिश राशि है, केवल परिमाण होता है इसका, बस। तो वो बी नंबर सही होगा। ये ध्यान देना, तुम्हारी किताब में थोड़ा गलत छपा है, परिणाम लिखा है, तो परिणाम नहीं लिखना, परिमाण लिखना। क्या लिखना, परिमाण। अच्छा, जूल मात्रक है। जूल हमें पता है कि कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है, तो ये हमारा पहला नंबर सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है लेकिन विस्थापित नहीं कर पाता है, और विज्ञान का ये मानना है बच्चों कि जब तक, जैसे हम इस बोर्ड में खूब बल लगा रहे हैं ऐसे, लेकिन हम बोर्ड को विस्थापित नहीं कर पा रहे, तो हम चाहे कितना इसमें बल लगा दें, यदि ये विस्थापित नहीं होगा तो आप समझिए फिर हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। इसका मतलब प्रश्न नंबर 5 में कहता है विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता है, यानी आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आप प्रश्न नंबर 6 देखें। कहता है एक गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दे। किसको दुगुना कर दे, चाल को। कहता है उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, उसका भार दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। यही सही है, डी नंबर। क्यों, सूत्र देखिए, के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब ये मान लो k1, तो k2 प्रश्न की शर्त के अनुसार हाफ m चाल कर दी गई दुगुना, तो यानी हाफ m तो ठीक है, और ये हो गया 4v स्क्वायर। तो अब सोचिए, 4 बाहर निकलवा लो, काटना नहीं, हाफ mv स्क्वायर। अब बताओ, ये हमारे लिए k1 ही तो थी, तो यानी k2 बराबर क्या मिला, 4k1, यानी अब हमारी जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। कब, जैसे ही हमने उस वस्तु की क्या बढ़ा दी, चाल को दोगुना कर दिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, यानी हमारे इसमें कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर। अब आप प्रश्न नंबर किस में जाए, 7वां भी बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है बराबर द्रव्यमान के, यानी द्रव्यमान दोनों पिंडों के बराबर, यानी m1 बराबर m2 बराबर m, ठीक है।
कहता है ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान बराबर है, यानी बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v वेग से गतिशील हैं। तो पहले का वेग क्या है 3v और v2 बराबर क्या है 2v। ठीक है, गतिशील है तो क्या कहता है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात यानी K1 अनुपात K2 बराबर क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि K बराबर सूत्र क्या होता है हाफ mv। अब कहोगे सर ये बराबर क्यों रखा, प्रश्न ही कहता है कि दो बराबर पिंडों के यानी द्रव्यमान हमने इनके लिए m ही मान लिया है। तो अब ध्यान दो, इसलिए K1 बराबर तो हाफ m1 v1 की जगह 3v का होल स्क्वायर, तो हाफ m1 की जगह तो m और 3v की जगह 9v स्क्वायर, यानी 9 अलग कर लो और हाफ mv स्क्वायर, ये K1 हो गया। हम कह रहे हैं इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब आप K2 निकाल लो, तो हाफ m v2 की जगह हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। v2 को मान हमें क्या रखना है 2v का स्क्वायर, और m2 बराबर भी क्या रखना है m, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। 4v बाहर निकलवा लो 1/2mv स्क्वायर, इसको डाल दो नंबर 2। अब हमें तो इन दोनों का अनुपात चाहिए ना। प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो हमने m1 बराबर m2 बराबर m मान लिया, v1 v2 दिया हुआ है, K1 K2 हमने निकलवा लिया। अनुपात चाहिए तो क्या करो, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग दे दो। कितने से, 2 से भाग देने पर, तो जैसे ही हम भाग देंगे तो K1 अपान K2 बराबर सिर्फ 9 इंटू हाफ mv स्क्वायर अपान 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 9/4। तो इसलिए K1 अनुपात K2 बराबर 9:4। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न नंबर जो आपका था, कौन सा नंबर था, ये था प्रश्न नंबर 7वां आपका हल हो जाएगा। अब आप अपने प्रश्न नंबर 8 को देखो, इसके बाद वो कौन सा, और हल तो हो जाएगा, विकल्प कौन सा सही होगा, 7वें का ए नंबर सही होगा। कौन सा नंबर, ए नंबर। तो अब 8वां प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है, किसका मात्रक, फिर से देखिए ऊर्जा का मात्रक ऊपर आया था, यहाँ भी है, वहां भी न्यूटन मीटर हुआ था, तो यहाँ भी न्यूटन मीटर हो जाएगा। प्रश्न दोबारा आ गया, यानी 8वें में ए नंबर सही है। यही पहला क्वेश्चन था, वही आपका 8वां क्वेश्चन है। फिर आप ध्यान दें प्रश्न नंबर 9, कहता है किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए बच्चों, एक सूत्र होता है गतिज ऊर्जा, ये सूत्र आपको नहीं मालूम है, K बराबर p²/2m। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, गतिज ऊर्जा K बराबर p²/2m। तो अब हमें भी यहाँ से क्या करना होगा, हमसे ये कहता है संवेग को 3 गुना कर दें, तो हम इसको मान लें, इसलिए K1 बराबर p²/2m समीकरण नंबर 1। लेकिन शर्तानुसार K2 जब संवेग को 3 गुना कर दे तो 3p का होल स्क्वायर/2m, यानी 9p² हो जाएगा। यानी अब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, पहले की तुलना में 9 गुनी। कहता है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आप खुद ही समझ सकते हो। K2 बराबर 9 अलग करा लो, p²/2m, तो ये मान किसका है, K1 का, यानी अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न नंबर 9 का भी हल प्राप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। तो अभी तक हमने अपने इस आंकिक यानी जो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रश्न नंबर 9 तक का हल देखा। अब हम लोग इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका हल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी अपनी कॉपी में तैयार करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।